हे एवरीवन, वेलकम टू मॉरल माइंड्स फिजिक्स। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के बेस पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर सब्सट्रैक्शन पढ़ाया हुआ है। उसी के बेस पर आज हम कुछ इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे। तो शुरुआत जो है वो इजी क्वेश्चन से होगी और धीरे धीरे ये क्वेश्चन थोड़े बहुत डिफिकल्ट बनेंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तो आप पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो, और अगर आपको मेरे साथ सॉल्व करना है तो आप मेरे साथ भी सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए, अपना आज का पहला सवाल ये है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर 3, 4 एंड 5 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज। सवाल बहुत सिंपल है, सभी को आता है, 95% बच्चों को आता है। 5% बच्चों को अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा। देखो, ये 3, 4 और 5 ये क्या है बेटा? ये अपने पास तीन वेक्टर है। इसमें से वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है वो ऐड हो चुके हैं और इनका रिजल्टेंट वेक्टर सी है। तो सभी जानते हैं 3, 4, 5 आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो जब आप इसको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अलाउ करोगे या फिर उसको आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इसको आप अप्लाई करोगे, तो वो जो ट्रायंगल बनेगा वो ट्रायंगल बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो अगर वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसका मतलब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है? वो है बेटा 90, मतलब π/2। सिंपल सा आंसर है अपना, a इज इक्वल टू π/2। ठीक है, इसको अगर आप नोट करना चाहते हो तो अगर आप इसको नोट करना चाहते हो तो आप इसको नोट कर सकते हो। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। ये भी आप कर सकते हो पॉज करके, इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो। क्या कहता है क्वेश्चन? Find the resultant of three vectors, vector OA, vector OB and vector OC shown in the following figure. Radius of the circle is r. तो ऑप्शन है अपने पास 2r, r in bracket 1 plus root 2, c है r root 2 और d है अपने पास r in bracket root 2 minus 1। तो मैंने आपको ऑलरेडी वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्सट्रैक्शन में कुछ बातें बताई थी। मैंने आपको कहा था कि जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है तब उनका रिजल्टेंट किस तरीके से फाइंड किया जाता है। ओके, और मैंने आपको बताया था कि टू और मोर वेक्टर को किस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। ये जो आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ाई हुई बातें है वही यहाँ पर रिमाइंड होने वाली है। तो अपने पास बेसिकली तीन वेक्टर है। पहला है वेक्टर ओ ए, यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ। सॉल्यूशन में क्या आएगा? यहाँ पर वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर ओ सी। ओके, आपको इन तीनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैं आर इज इक्वल टू लिखता हूँ, आर इज इक्वल टू वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर ओ सी। ओके, इसको सॉल्व करने के दो तीन तरीके हैं, बट अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक सिंपल तरीका है आपके पास, मैं आपको बता दूं। देखो, पहले वेक्टर ओ ए देखो और वेक्टर ओ सी देखो। इनके बीच में टोटल एंगल कितना है बेटा? वेक्टर ओ ए और वेक्टर ओ सी के बीच में 90 डिग्री। ओ ए भी रेडियस है, मतलब ये आर रहेगा। ओबी भी रेडियस है, मतलब ये भी आर रहेगा। और ओसी भी रेडियस है, मतलब ये भी आर रहेगा। तो यहाँ पर दो वेक्टर का, तीनों वेक्टर का वैसे तो मैग्नीट्यूड सेम है, बट अपन बातें कर रहे हैं ओ ए और ओ सी की। तो ओ ए का मैग्नीट्यूड आर है और ओ सी का मैग्नीट्यूड भी आर है। तो ओ ए प्लस ओ सी कितना आएगा? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। और मैंने आपको कहा था कि जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है तब आप लिख सकते हो वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ सी इज इक्वल टू 2a cos θ/2, where a is the magnitude of the two vectors। तो वेक्टर OA प्लस वेक्टर OC का आंसर क्या आएगा? 2a। a मतलब क्या? दोनों का मैग्नीट्यूड जो कि r है। cos थीटा, थीटा कितना है बेटा अपने पास? OA और OC के बीच में 90/2। तो 2r cos 90/2 कितना होता है बेटा? 45 डिग्री। और सभी जानते हैं कि cos 45 की वैल्यू क्या होती है। तो क्या होती है cos 45 की वैल्यू? वो होती है 1/√2। तो 2 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 को अपन लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई बाय √2 मल्टीप्लाई बाय r अपॉन में √2। √2 गेट्स कैंसिल, मतलब इन दोनों की एडिशन क्या है अपने पास? √2 इंटू r। इसे कहेंगे अपन इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो OA प्लस OC की जो एडिशन है वो क्या आ गई? वो आ गई बेटा अपने पास √2 इंटू r। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ वेक्टर OA प्लस वेक्टर OC, that is √2r in equation number 1, we get what we get? r is equal to OA और OC का आंसर है बेटा अपने पास √2 इंटू r, और प्लस वेक्टर OB क्या है अपने पास? r। यहाँ पर भी r है, यहाँ पर भी r है, कॉमन आएगा तो r इज इक्वल टू क्या आएगा अपने पास? दोनों का रिजल्टेंट
वो आएगा r इंटू √2 + 1। ओके, कौन सा ऑप्शन है अपने पास? ये 1 + √2 कहो या फिर √2 + 1 कहो। इस तरीके से अगर आपको प्रॉब्लम दिखे तो आप उसको इस टाइप की मेथड से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। पॉज करके नोट कीजिएगा इसको एक बार। एक और बढ़िया क्वेश्चन अपने पास। क्या कहता है क्वेश्चन? अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तो आप इसको पॉज करके नोट करके सॉल्व कर सकते हो। क्या कहता है क्वेश्चन? देखो, गिवन दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर सी है, एंड वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। जो वेक्टर सी है ये बेचारा इस वेक्टर ए को परपेंडिकुलर है। फर्दर, इफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है अपना। यहाँ पर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अपन फॉलो करके करके इसको सॉल्व करेंगे। देखो किस तरीके से करना है इसको, आपको ऑलरेडी आइडिया आ चुकी होगी। देखो कौन से वेक्टर है बेटा अपने पास? अपने पास दो वेक्टर है। मान लो अपने पास ये वेक्टर है ए, ओके, और ये वेक्टर है अपने पास बी, ओके, और इनका जो रिजल्टेंट है वो है इस वेक्टर ए को परपेंडिकुलर, दैट इज वेक्टर सी। ओके, मतलब ये जो एंगल है ये रहेगा बेटा 90 डिग्री का एंगल। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर सी के बराबर है, और तुम्हें वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में ये जो एंगल है ये एंगल आपको फाइंड करना है। तो मैंने आपको वेक्टर एडिशन और सब्सट्रैक्शन के वक्त समझाया था कि आपको ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम के लिए थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। ओके, उसी का यहाँ पर यूज होगा। तो बताइए, अगर आपको ये एंगल फाइंड करना है तो ये हो गई अपनी ऑपोजिट साइड, ये हो गई अपनी एडजेसेंट साइड। तो आपको ऑपोजिट साइड का मैग्नीट्यूड और एडजेसेंट साइड का मैग्नीट्यूड पता है जो कि इक्वल है। तो यहाँ पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज होगा? साइन, कॉस और टेन। टेन टेन क्या आपको कहता है? टेन कहता है आपको टेन थीटा, या इसे अपन थीटा कहेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। बहुत सारे बच्चों इसको परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी कहते हैं, कोई बात नहीं, आप इसको परपेंडिकुलर कहेंगे, इसको बेस कहेंगे, सेम ही है। देखो क्या है यहाँ पर, टेन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड क्या है अपने पास? वेक्टर सी। एडजेसेंट क्या है अपने पास? वेक्टर ए। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मतलब वेक्टर ए डिवाइडेड बाय वेक्टर सी इज इक्वल टू 1 आएगा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आया? वो आया 1। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? थीटा इज इक्वल टू आएगा टेन इनवर्स ऑफ 1। और टेन इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है? टेन इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू सभी जानते बेटा 45 डिग्री होती है। और 45 डिग्री माने क्या? 45 डिग्री माने π/4। तो इसका आंसर क्या आएगा? π/4 रेडियन। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हो। चलो सभी पॉज करेंगे और इसको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। ओके, देखो क्या कहता है हमें क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड P एंड 2P। अपने पास दो वेक्टर है या फिर दो फोर्सेस है, और इन दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है बेटा P एंड 2P। ओके, P एंड 2P इज परपेंडिकुलर टू P। देखो अपने पास दो फोर्सेस है, एक का मैग्नीट्यूड है P, दूसरे का मैग्नीट्यूड है 2P, और इनका जो रिजल्टेंट है सेम इसी तरीके से क्वेश्चन था पहले वाला, कि उनका जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर है फोर्स P को। देन एंगल बिटवीन द फोर्सेस इज, तो उन दो फोर्सेस में जो एंगल बनेगा आपको वो एंगल फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं क्या किस तरीके से सॉल्व करना है। पहली बात, आपने को वेक्टर P इस तरीके से सॉल्व करना, ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर से ड्रॉ करता हूँ मैं, ये रहा अपना वेक्टर P या फिर फोर्स P जिसका मैग्नीट्यूड है P। फिर क्या है अपने पास? अपने पास है 2P जो इस तरीके से रहेगा, और इनका जो रिजल्टेंट है वो इस P को है परपेंडिकुलर इस तरीके से। अब एक इसकी वैल्यू आपको नहीं दी गई है, तो आपको P और 2P के बीच में जो एंगल बनेगा वो आपको फाइंड करना है। ओके, तो बेसिकली ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ये वाली साइड फाइंड करनी है। ओके, तो इस साइड को अगर आपको फाइंड करना है तो क्या अप्लाई करना पड़ेगा? अगर आपको इस साइड को फाइंड करना है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि सभी जानते हैं। तो क्या है बेटा पाइथागोरस थ्योरम? सो द पाइथागोरस थ्योरम इज, ये रहा अपना हाइपोटेनस, ये रहा आपकी लैंग्वेज में परपेंडिकुलर, ये रहा अपने पास बेस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ,
मेरे साथ अगर सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, पॉज करके आप थोड़ा बहुत आगे भी बढ़ सकते हो। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस है अपने पास 2p, परपेंडिकुलर है अपने पास p, राइट, और बेस है अपने पास, ये आपको नहीं पता, ठीक है। तो बेस का स्क्वायर अपन बेस ही लिखते हैं, या फिर मैं इसको नाम देता हूँ, ठीक है। अपन इसको a लिखेंगे, इसको b लिखेंगे, इसको c लिखेंगे, ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो। तो ac का स्क्वायर इज इक्वल टू ये रहा अपना bc का स्क्वायर प्लस ab का स्क्वायर। ओके, तो ac की वैल्यू क्या है 2p, मतलब 2p ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू bc का स्क्वायर मतलब p स्क्वायर प्लस ab का स्क्वायर। ओके, तो 2p का स्क्वायर होता है बेटा 4p स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस ab का स्क्वायर। ये p स्क्वायर प्लस यहाँ आने के बाद माइनस, तो 4p का स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इज इक्वल टू ab का स्क्वायर। तो 4p स्क्वायर में से एक p गया, मतलब कितना बचा अपने पास 3p का स्क्वायर इज इक्वल टू ab का स्क्वायर। यहाँ पर लिखता हूं मैं, ठीक है। अगर ab का स्क्वायर आया अपने पास, क्या आया अपने पास 3p का स्क्वायर, यहाँ पर अपन क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो अगर अपन दोनों साइड का अगर स्क्वायर रूट फाइंड करें तो वो क्या आएगा, ab का स्क्वायर रूट आता है ab, और ये आएगा अपने पास √3 इंटू पी। तो अभी आपको जो अपनी ये साइड थी ए बी, इसका भी मैग्नीट्यूड पता चला, वो कितना है बेटा √3p। तो अभी आपको ये एंगल फाइंड करना है, मतलब आप यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करोगे, और ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फंक्शन आप अप्लाई करोगे, वो करोगे आप tan थीटा, इसे अपन थीटा भी कहेंगे, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आई, वो आई √3p अपॉन में बेस क्या है अपने पास, वो है अपने पास p। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आया अपने पास p गेट्स कैंसल, दैट इज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √3। ओके, दिस इज अवर एंगल। अभी इसका जो आंसर है वो आप कमेंट करके बताओगे कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बराबर है। ये काम मैंने आपके लिए छोड़ा है। मैंने आपका 95% क्वेश्चन सॉल्व किया है, बट अभी सिर्फ आपको 5% क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। आपको बताना है कमेंट में कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √3, इनमें से कौन सा एंगल है। थोड़ा बहुत आप भी अपने दिमाग पे थोड़ा बहुत जोर लगाओ। आई होप आपको इसकी प्रोसीजर समझ में आ चुकी होगी। सिमिलर क्वेश्चन था प्रीवियस क्वेश्चन के हिसाब से, इसको एक बार पॉज करके नोट करो, और इसका आंसर क्या आएगा आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। चलो बेटा, एक और क्वेश्चन है, अगर आपको इसको सॉल्व करना आता है तो आप इसको पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। क्या कहते हैं क्वेश्चन, देखो, द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज r1, ऑन रिवर्सिंग द वेक्टर बी द रिजल्टेंट बिकम r2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। क्वेश्चन का कहना क्या है, क्वेश्चन आपको कहता है कि अपने पास दो वेक्टर है a और b, इनका जो रिजल्टेंट है वो r1 है। अगर हम b को रिवर्स करते हैं, रिवर्स करना मतलब उसका साइन चेंज करना, तो अपने पास जो रिजल्टेंट आता है वो आता है r2। तो आपको r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करोगे बेटा, पहले r1 को लिखोगे, उसके बाद r2 को लिखोगे। तो r1 क्या है, तो r1 तो अपने को दिया हुआ है, r1 है अपने पास वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तो r2 कैसे आया, r2 आया वेक्टर a को, सॉरी वेक्टर b को रिवर्स करने के बाद। तो अगर अपन वेक्टर a b को रिवर्स करेंगे तो वो निगेटिव हो जाएगा, तो ये आएगा बेटा अपने पास वेक्टर a माइनस वेक्टर b। अभी कंडीशन क्या है कि आपको r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर को फाइंड करना पड़ेगा, मतलब आप इसका स्क्वायर करोगे और इसका भी स्क्वायर करोगे, और इन दोनों को आप करोगे ऐड। तो r1 का स्क्वायर आएगा r1 स्क्वायर, ओके, और वेक्टर r2 क्या आएगा बेटा, वेक्टर r2 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा अपना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो वेक्टर a का स्क्वायर प्लस वेक्टर b का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ वेक्टर ab। सिमिलरली यहाँ पर क्या लगेगा बेटा, वेक्टर a का स्क्वायर प्लस वेक्टर b का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ वेक्टर ab। तो माइनस ट्वाइस प्लस ट्वाइस गेट्स कैंसिल, क्या बचा अपने पास r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, पास पास लिखा आपने, b स्क्वायर प्लस वेक्टर b स्क्वायर। like terms can be added, like terms can be subtracted, a square plus a square 2a square, b square plus b square 2b square। ओके, तो 2 कॉमन आएगा, क्या बचा अपने पास वेक्टर a स्क्वायर प्लस वेक्टर b स्क्वायर। कौन से वाला ऑप्शन है अपने पास, सी वाला, ट्वाइस ऑफ वेक्टर a स्क्वायर प्लस वेक्टर b स्क्वायर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा।
पॉज करके अगर आपको नोट करना है तो आप कर सकते हो। चलो बेटा, एक और क्वेश्चन है अपने पास, अगर आपको आता है तो आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुझे आपको इसको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको देख के ही इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। पहले मीनिंग समझो क्वेश्चन का। सॉरी, मैंने इसको अभी ब्लू पेन से लिखा है। ओके, मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अपन ब्लू से ही लिखेंगे क्योंकि मुझे ध्यान नहीं था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके पहले क्वेश्चन ब्लैक ब्लैक इंक में लिखे थे, अभी मैंने ब्लू इंक में लिखा है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत आप एडजस्ट करोगे। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, अ फोर्स ऑफ 6 kg एंड अनदर 8 kg कैन बी अप्लाइड टुगेदर। अपने पास दो फोर्स है, एक का मैग्नीट्यूड 6 kg है, दूसरे का मैग्नीट्यूड 8 kg है, दोनों टुगेदर अप्लाई किए हुए हैं, मतलब एक साथ अप्लाई किए टू प्रोड्यूस द इफेक्ट ऑफ अ सिंगल फोर्स। तो उनका जो इफेक्ट है वो सिंगल फोर्स का होना चाहिए, मतलब ये 8 kg ये 6 kg दोनों एक ही पॉइंट पे लगे तो उसका जो इफेक्ट है वो आएगा कुछ ना कुछ। तो वो क्या आएगा आपको उसको आपको बताना है। अरे बहुत सिंपल है, दो फोर्स है अपने पास, एक का मैग्नीट्यूड 6 kg, एक का मैग्नीट्यूड 8 kg, दोनों सेम टाइम पे एक दूसरे के साइमल्टेनियसली आप एक किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे वो अप्लाई हुए हैं टू प्रोड्यूस द इफेक्ट ऑफ सिंगल फोर्स, मतलब दो फोर्स मिलके एक सिंगल फोर्स अपने को बनना है। तो उसका जो सिंगल फोर्स रहेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा वो आपको बताना है। सभी बच्चे जानते हैं, मैंने ये कंसेप्ट आपको ऑलरेडी पढ़ाई हुई है। जब मैं आपको पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा रहा था तब मैंने आपको उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू भी बताई थी, और उसी वक्त मैंने आपको ये भी कंसेप्ट बताई थी। देखो अपने पास दो फोर्स है, एक का मैग्नीट्यूड 6 kg है, दूसरे का मैग्नीट्यूड 8 kg है, तो इसकी एक रेंज बनेगी। 6 + 8 कितना होता है 14, मतलब ये 14 यूनिट्स के आगे नहीं हो सकता, और 8 - 6 कितना होता है 2, तो ये 2 से कम नहीं हो सकता। मतलब ये जो सिंगल इफेक्ट बना है किसी इन दोनों की वजह से जो फोर्स बनेगा उसका जो सिंगल फोर्स का जो रेंज रहेगा वो किसके बीच में रहेगा, वो रहेगा 2 और 14 के बीच में, क्योंकि 8 + 6 14 होता है और 8 - 6 2 होता है। तो इसकी एक रेंज बनेगी जो 2 से स्टार्ट होगी और 14 पे खत्म होगी, मतलब जो अपना नया फोर्स बनेगा उसका मैग्नीट्यूड 2 से लेकर 14 के बीच में ही बनेगा। ओके, तो 2 से लेकर 14 के बीच में इसका मैग्नीट्यूड बनेगा, तो 2 से लेकर 14 तक इसका आंसर कुछ भी हो सकता है। तो अभी हमें अपने ऑप्शन में देखना है कि इनके बीच में का नंबर इसमें है क्या। तो पहला है 1 kg, तो 1 तो 2 से छोटा है, मतलब ये तो नहीं हो सकता। फिर है 9 kg, ओके हो सकता है। फिर है 15 kg, 15 14 से भी बड़ा है, मतलब इससे बड़ा इसका मैग्नीट्यूड नहीं हो सकता। फिर 22 kg, ये तो बहुत बड़ा है, मतलब इतना इसका इफेक्ट नहीं होता, वो नहीं हो सकता। तो 2 और 14 के बीच में कौन सा नंबर लाई कर रहा है, तो वो हो रहा है बेटा अपना 9 kg। तो इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड रहेगा, जो इन दोनों का जो सिंगल फोर्स बनेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा बेटा, उसका मैग्नीट्यूड रहेगा 9 kg। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन को लिखना है तो आप लिख सकते हो, बट एज अ कंसेप्ट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। थोड़े बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको कवर किया है। ठीक है, अगर आपको इसको पॉज करके नोट करना है तो आप कर सकते हो। आज का लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तो आप पॉज करके नोट कर सकते हो और सॉल्व भी कर सकते हो। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। देर आर टू फोर्स वेक्टर्स, वन ऑफ 5 न्यूटन एंड अदर ऑफ 12 न्यूटन। अपने पास दो फोर्स वेक्टर है, एक का मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन, दूसरे का मैग्नीट्यूड है 12 न्यूटन। एट व्हाट एंगल द टू वेक्टर्स बी एडेड टू गेट रिजल्टेंट वेक्टर्स 17 न्यूटन, 7 न्यूटन एंड 13 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। सभी जानते हैं बेटा, अपन ने रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ा है। क्या है रिजल्टेंट का फॉर्मूला, R इज इक्वल टू इन रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा। ओके, यही फॉर्मूला है रिजल्टेंट का। मैंने आपको कहा था कि अगर आपको डायरेक्टली मैग्नीट्यूड फाइंड करना है विदाउट यूजिंग ट्रायंगल लॉ, विदाउट यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। तो उसमें मैंने आपको मैक्सिमम वैल्यू बताई थी, मिनिमम वैल्यू बताई थी, जो मीडियम वैल्यू होती है वो भी बताई थी। तो आप मुझे बताइए कि मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, मतलब आप तो कमेंट करके बता सकते हो मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 होता है, जब हम वेक्टर को ऐड करते हैं और अगर उनके बीच का एंगल 0 है तो उस केस में वैल्यू मैक्सिमम होती है। क्यों, क्योंकि वहां पर थीटा 0 होता है, और थीटा 0 होता है मतलब क्या, ये बनता है अपने पास cos 0 की वैल्यू होती है 1, वो बनता है अपने पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो आगे जाके बनता है a प्लस बी।
जो कि ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला है, और फिर उसको अपन क्या लिखते हैं, ए प्लस बी। ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि यही कंसेप्ट अभी यहाँ पर यूज होगा। अगर थीटा 180 होता है तो उस केस में वो होता है ए माइनस बी। ओके, और अगर थीटा होता है अपने पास 90, तब वो होता है इन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि वहां पर cos 90 होता है और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो आप मुझे बताइए कि अगर a प्लस बी अगर हमें चाहिए, मतलब उसकी अगर ये होती है उसकी मैक्सिमम वैल्यू, ये होती है मिनिमम वैल्यू, और ये होती है मीडियम वैल्यू। ओके, क्योंकि ये 90 डिग्री की कंसेप्ट है। तो अगर a प्लस बी मैक्सिमम होगा तब उनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 0। तो अगर अपन 5 और 12 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 17। और 17 क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बेटा, 17। तो 17 न्यूटन के लिए उन दोनों के बीच का एंगल कितना चाहिए, 0। तो यहाँ पर हमें कहा है 17, तो पहला अपने एंगल क्या रहेगा बेटा, 0 डिग्री, क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। फिर बताया है हमें 7 न्यूटन। तो 7 न्यूटन क्या होता है, वो उसकी मिनिमम वैल्यू होती है, मतलब a माइनस बी दैट इज 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7 न्यूटन। तो उनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए, उनके बीच का एंगल होना चाहिए बेटा 180 डिग्री। ओके, फिर क्या कहा है हमें, फिर कहा है हमें 30 न्यूटन। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम करेंगे 5 का स्क्वायर, मतलब एक को तो अपन ने 17 माना है, 12 माना है, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 25 इज इक्वल टू इन रूट 169 दैट इज रूट 13, सॉरी दैट इज 13। ओके, तो 13 के लिए एंगल चाहिए 19, 7 के लिए चाहिए एंगल 180, क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ का एंगल बनेगा 0 डिग्री, यहाँ का बनेगा 180 डिग्री, और यहाँ का बनेगा 90 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन है जहां पर हमें 0, 180 और 90 दिख रहा है, तो मुझे लगता है ये देखिए ऑप्शन ए, 0 डिग्री, 180 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट यूज होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अगर आपको पॉज करके नोट करना है तो आप इसको कर सकते हो बेटा। चलो, तो ये था बेटा आज का सेशन। आई होप आपको जो हमने इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन इस पर कवर किए हैं, आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। देखो बेटा, क्वेश्चंस को आपको रटना नहीं है, क्वेश्चंस को आपको समझना है कंसेप्ट के बेस पर। तो जो भी अपन ने कंसेप्ट पढ़ी है उसी के बेस पर अपन ने आज क्वेश्चंस क्लियर किए हैं। आई होप आपको आपके सेशन एंजॉय किया होगा, आपने पॉज करके खुद से कुछ सवाल किए होंगे। तो आई होप आपको सभी चीज़ें आज समझ में आ चुकी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही था बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।